बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपने आज की इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। मेरा आप सबसे वादा है जो मैंने आपसे हमेशा किया कि मैं हक़ और सच की आवाज़ आपके सामने रखूँगा और हमेशा के लिए सच बोलूँगा और डंके की चोट पर हर वो ख़बर आपके सामने रखूँगा जो मीडिया जिस पर मुनाफ़क़त करता है और मीडिया आपको आधा सच दिखाता है जो कि पूरे झूठ से भी ख़तरनाक है। तो आज मकरू बदनुमा चेहरा आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूँ। सबसे पहली ख़बर जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती चली जा रही है कि जो ऑडियो लीक्स मामला है, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और इस मामले ने इस हुकूमत का पहिया जाम करके रख दिया है और ख़ुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ और पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो इस बहुत बड़े स्कैंडल के अंदर फंस चुका है। तो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला कोई आम सा फ़ैसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का बाकायदा तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके सामने रखूँगा और ये ख़बर मैं आपको नहीं दे रहा बल्कि ताकतवर लोगों के कासिद ने और इस खबर की तस्दीक कर दी है। और ना सिर्फ ताकतवर हलकों के कासिद ने बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस गवर्नमेंट के सिटिंग किसी वज़ीर ने भी इस हुकूमत के जाने की और मार्शल लॉ के लगने की खबर सुना दी है, जिसने इस वक्त पूरे मुल्क में भौचाल मचा कर रख दिया है। और मार्शल लॉ के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके उनके ऊपर नाअहली का मुकदमा चलाया जाएगा और जनाब उनको भी पाकिस्तान की सियासत से खुड्डे लेन लगा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव अपडेट्स मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर जिस पर आज हमने बात करनी है कि ऑडियो लीक्स के इस मामले ने इस वक्त GHQ को भी हिला कर रख दिया है, इस्लामाबाद को भी हिला कर रख दिया है। और एक और ऑडियो जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की मुबैना तौर पर लीक कर दी गई है, वो सामने आ चुकी है। और इंडी शेल जो कि डार्क वेब पर एक बना अकाउंट है, उसने जनाब इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है, जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, वो ऑडियो भी आपके सामने रखूँगा। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ और दीगर जितने भी मिलिट्री हेड्स हैं, DGI SI हैं और दीगर चीफ्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान में जो आला सतह का हसास किस्म का एक इजलास होने जा रहा था उसको बाकायदा तौर पर मनसूख कर दिया गया है, जिसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। वो वजूहात क्या हैं? कौमी सलामती का इजलास ऐन मौके के ऊपर जाकर कैंसिल क्यों कर दिया गया? तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है जनरल फैज़ हमीद पर, जो कि एक्स DGI SI भी रह चुके हैं, सिटिंग कोर कमांडर भी हैं, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इस ऑडियो लीक्स के पीछे हैं। ये वजह क्या है? ये दावा किसने किया है? और ये दावा जो है वो एक बड़े ताकतवर शख्सियत के करीब एक शख्सियत ने किया है। उस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो नाज़रीन इकराम, अब इसहाक डार ने, एक इश्तिहारी ने आते ही वतन वापस, उन्होंने सेनेटर का हल्फ उठा लिया है। और अब कहाँ है चीफ जस्टिस? अब कहाँ है आज खुद नोटिस? वो फैसिलिटी सिर्फ क्या इमरान खान के लिए थी? तो जनरल बाजवा ने एक दफ़ा ये बयान दिया था कि जनाब जो बाहर बैठकर गालियाँ देते हैं, मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बाहर बैठे ये शख्स मुल्क के दुश्मन हैं और मुल्क के दुश्मनों को ये पाकिस्तान उनके सुपुर्द कर दिया गया है। और इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि ताकतवर हलकों ने इस गंद में अपना हिस्सा डाला है। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने उसके मिनट्स में आपके सामने रखता हूँ। मैंने बड़े चुन चुन के अल्फाज आपके सामने जो इकट्ठे किए वो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वाज़ेह करती है एक तो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। ये उनकी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद पाकिस्तान में ये हुकूमत नवंबर की तैनाती नहीं कर सकेगी। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये हुकूमत नवंबर की तैनाती किसी ज़रूरत नहीं कर सकेगी और अक्टूबर में इस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और अक्टूबर में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली हो जाएगी। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ कि क्या सियासी तब्दीली है, लेकिन आपने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने एजेंसीज के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर जो है वो उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए कि उनके होते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग किया गया और उसकी ऑडियो लीक्स जो है वो कर दी गई। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए मुलाकात करने आएगा? यह बड़ा अहम सवाल था। फिर उन्होंने कहा कि ऐवान सदर की भी ऑडियो लीक्स होनी चाहिए।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐवान सदर का नाम क्यों लिया? ऐवान सदर के अंदर एक मुलाकात हुई थी जिसकी तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा किया, और वो मुलाकात जो है वो इमरान खान और जनरल बाजवा की हुई थी, और उस मुलाकात की भी ऑडियो लीक होनी चाहिए। किसने कहा? ये कहा जनाब शहबाज शरीफ ने, जो कि 24 घंटे बूट पॉलिश करते हैं, और उनकी ये स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उन्होंने बाकायदा तौर पर हमला जनरल बाजवा पर किया, और पीटीवी न्यूज़ के ऊपर यानी कि सरकारी मीडिया के ऊपर ये खबर चली, तो ये हुकूमत से निकाले जाने का एक बहुत बड़ा इशारा भी दिया गया है। और नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर ऑडियो लीक्स को तस्लीम कर लिया, कि ये तस्दीक कर दिया कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो असली हैं, और उन्होंने जो मरियम नवाज के हवाले से बात की थी और इंडिया की तिजारत के साथ जो बात हो रही थी कि वो पावर प्लांट वहाँ से मंगवाएं ज़रा, तो उसकी भी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी है, इसके बाद मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजे। शहबाज गिल ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। असद उमर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ पर 62-63 के खिलाफ एक नाअहली रेफरेंस होना चाहिए, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अदालत में जाएगी ये ऑडियो लीक्स लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाने के लिए एक बहुत बड़ा और सॉलिड केस जो है वो पीटीआई के हाथे चढ़ चुका है। शहबाज शरीफ ने यहाँ अलविदाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जुमे को हैकर्स ने तमाम 100 घंटे की ऑडियो लीक्स करने का कह दिया है। उस ऑडियो लीक्स में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से आपके सामने रखा कि उसमें क्या क्या था, और उस ऑडियो लीक्स में आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि मेरे पास मिलिट्री हेड की ऑडियोज मौजूद हैं उस इंडी शेल अकाउंट जो कि वेब डार्क वेब पर बनाया गया है। उसने कहा कि इंटरेक्शन में जर्नलिस्ट जो सहाफ़ियों को खरीदने का मामला था उनके ऑडियो लीक्स मेरे पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ऑडियो लीक्स हैं, मिलिट्री हेड की है, DGISI की है, और जो पर्सनल डीलिंग होती रही, अपने ज़ाती मुफाद के लिए डीलिंग होती रही, उसकी ऑडियो कॉल मौजूद हैं। और जनरल बाजवा की जो शहबाज शरीफ के साथ ऑडियो लीक हुई है वो बड़ी भयानक है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यही इंडी शेल ने एक ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, और उसमें उसने कहा है कि जनाब मैं ये ट्विटर अकाउंट जो है वो 30 सितंबर को डिलीट कर दूंगा, और 30 सितंबर को ही वो ऑडियो लीक्स जो हैं वो मार्केट में आएंगी, यानी कि जुमे के रोज़। तो इंडी शेल ट्वीट करता है जो इंग्लिश में है, मैं उसको उर्दू में पढ़कर आपको सुना देता हूँ। उसने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा की तमाम गुफ्तगू मेरे पास मौजूद है, और ऐसा लगता है कि जनरल बाजवा यस मैन करने वाले आदमी हैं, नरम बात और शाइस्ता बहुत ख्याल रखने वाले कि कब कहाँ पर क्या बोलना है। उनका यही रवैया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ था, यानी कि उसके पास जनरल बाजवा की जो इमरान खान के साथ मुलाकात थी वो भी उसके पास है, और जो जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें हैं उनकी ऑडियो कॉल है वो भी उस इंडी शेल के पास मौजूद हैं। और फिर वो ट्वीट करता है कि यह भी जाहिर है कि जनरल बाजवा PM ऑफिस में क्या कहना है वो बड़े मोहतात रहते हैं, वो उस हवाले से बात नहीं करते, और बाज़ औक़ात वो अक्सर सवालात का जवाब भी नहीं देते। अगरचा शाइस्ता अंदाज में हैरत है कि जनरल बाजवा की तरफ से ये रवैया ऐसा ही है, क्या वो अपने दायरा यानी कि GHQ में भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, यानी कि उस शख्स के पास GHQ की भी ऑडियो लीक्स जो हैं वो मौजूद हैं, GHQ की भी ऑडियो कॉल या ऑडियो वहाँ की मीटिंग जो हैं वो इंडी शेल के पास मौजूद हैं, जिसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कि जनाब ये चल क्या रहा है। और उसने ये कहा कि इस्लामाबाद में इस वक्त जनरल मोहम्मद चिराग हैदर चला रहे हैं इस्लामाबाद को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक जनरल मोहम्मद चिराग हैदर साहब हैं वो इसको चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी बातचीत किसी भी दूसरे शख्स से कई गुना ज़्यादा है, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और चिराग हैदर साहब जो हैं वो ऑल टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। और जो ये चिराग हैदर हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये जनाब दाखिली सियासत और मईशत से मुतल्लिक भी PM को हुक्म देते नजर आते हैं। लेकिन साबिर शाकिर साहब बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था, इन्होंने कहा था कि मार्शल लॉ की जो ख्वाहिश है वो ज़ुबान पे आ चुकी है। तो नाज़रीन ताकतवर हलकों के एक इंतहाई करीबी एक सहाफ़ी, उनके कासिद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान के साथ इंटरव्यू किया था जिसका बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था, और इमरान खान ने उसमें एक छक्का ये मारा था कि जनरल बादशाह को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। नाम आपको याद आ गया होगा, आज कामरान खान के साथ कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने ये कहा कि इफ़ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इज़न्ट फिक्स रैपिडली, कि अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल जल्द अज जल्द ठीक ना हुई या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई, देन कंट्री इज़ जस्ट अ डेसिमल अवे फ्रॉम द मार्शल लॉ,
کہ جو پاکستان ہے, جو ہمارا ملک ہے, وہ مارشل لا کے خطرناک دوراہے پر پہنچ چکا ہے. ہم اس کے ایج کے اوپر ہیں اور کبھی بھی یہ ملک جو ہے وہ مارشل لا کے اندر دھکیلا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. ملک میں مارشل لا کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بند کمروں میں فیصلے اس کے ہو چکے ہیں. اور پھر کہا گیا کامران خان صاحب کی جانب سے, اے ویری امپورٹنٹ گورنمنٹ آفیشل سیڈ می, کہ ایک بہت بڑے اور اہم شخصیت جو کہ جن کا گورنمنٹ آفیسر کا تعلق ہے, اس گورنمنٹ آفیشل نے مجھے بتایا کہ نیکسٹ نیشنل سیکورٹی میٹنگ کوڈ ویل بی اے ڈیسائسو ایونٹ, کہ جو اگلی نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے وہ ایک بہت ڈیسائسو مومنٹ ہوگا, پاکستان کے لیے مرحلہ فیصلہ کن وقت ہوگا. اور اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جناب تو اڈی چھٹی ہے اور اب پاکستان میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے. تو مارشل لا لگنے کی تیاری ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پر جنرل باجوہ آرمی چیف کا عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے, بلکہ وہ اس ملک کے صدر بھی بننا چاہتے ہیں اور پاکستان میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے پرویز مشرف کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو ناظرین کرام, اب معاملہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا جس میں انٹیلیجنس چیف آنے تھے, اس میں آرمی چیف نے آنا تھا اور اسی کے اندر تمام بیریٹ کے چیف نے آنا تھا, ایئر فورس کے چیف نے آنا تھا. ناظرین کرام, اب باقاعدہ طور پر جو ہماری فوجی قیادت ہے اس نے مبینہ طور پر اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ اب بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہے, بلکہ بس پردہ کچھ اور فیصلے ہو رہے ہیں. اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے, اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور فوجی قیادت نے باقاعدہ طور پر میری اطلاعات کے مطابق ملنے سے انکار کر دیا ہے اور اجلاس کو کینسل کر دیا ہے. اور یہ حساس بہت اہم نوعیت کا تھا اور اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ آڈیو لیکس کیسے ہوئی, کیا معاملہ ہے. سارے پاکستان کی یہ جتنی بھی یہ بگنگ ہوئی, پرائم منسٹر آفس کی تمام سرکاری دفاتر کی, پاکستان کی سیکیورٹی کے متعلق بہت اہم فیصلے ہونے تھے, لیکن اس میٹنگ کو کینسل کر دیا گیا ہے جس نے بہت سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی. وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ کچھ نہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور شہباز شریف کی لڑائی جو ہے وہ بڑی خطرناک حد تک چلی جا چکی ہے اور اس کا منہ بولتا ثبوت شہباز شریف کی آج کی پریس کانفرنس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار کے ساتھ جنرل باجوہ کیا نہیں بیٹھنا چاہتے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت تلخ کلامی اور باتیں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہو گئی تھی اور یہاں تک کہ اسحاق ڈار کو باجوہ صاحب کی جانب سے ملک دشمن بھی قرار دے دیا گیا تھا. تو آج پاکستان کا سینیٹر اور وزیر خزانہ لگ چکا ہے. تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ حکومت نومبر کی تعیناتی نہیں کر سکے گی. اور اب آ جائیں کہ اس آڈیو لیکس کے پیچھے مبینہ طور پر کون ہے, یعنی کہ آرمی چیف, نئی آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان میں پہلی دفعہ اتنا پھڈا پڑا ہے, پہلی دفعہ لڑائیاں ہوئی ہیں, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ رجیم چینج آپریشن کر کے پاکستان کے اندر ایک انا والے شخص نے, ایک طاقت رکھنے والے شخص نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, کیونکہ اس کو اپنی عہدہ جو ہے وہ بڑا پیارا ہے, وہ اس کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہے, وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو مبشر لقمان صاحب نے ایک بونڈا قسم کا پروپاگنڈا کیا. مبشر لقمان آج کل حکومت کے بڑے قریب اور ایک طاقتور شخصیت کے بڑے قریب ہیں اور وہ ان کے پیرول پر بیٹھ کر جنرل فیض صاحب کو جناب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جنرل فیض سے ان کا کوئی خاص بغض ہے اور جنرل فیض کے خلاف ایک پلانٹڈ پروپاگنڈا پاکستان مسلم نواز ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. تو مبشر لقمان ایک صحافی ہیں, نام نہاد صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب آئی بی جو ہے اس نے یہ تمام کام کیا ہے, جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یہ آئی بی کا کام ہے اور اس میں دو ایلیمنٹس ہیں, ایک فون ریکارڈنگ, دوسرا انٹرنیٹ. اور وہ جو انٹرنیٹ پرائم منسٹر آفس میں لگا ہوا ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لگایا گیا تھا. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, تحریک انصاف کو فیض یاب کرنے والے. یاد رکھنا کہ فیض یاب کرنے والے, اور فیض نے اس فیض نے آ کر بہت بڑی اپوائنٹمنٹس کی تھی آئی بی کے اندر, اپنے لوگوں کو سیٹ کیا تھا اور اپنے لوگوں سے وہ آڈیو لیکس کروائی گئی ہیں اور اس فیض نے جناب یہ اپوائنٹمنٹ کر کے آڈیو لیکس کو پورے پرائم منسٹر آفس کو بگ کر دی. تو یہاں پر کیا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو غصہ آئے گا, کیا پاکستان کی فوج میں غصہ پایا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ جنرل فیض حمید پر انہوں نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا ہے جس کی نہ تو تصدیق ہے نہ انہوں نے کوئی ثبوت رکھا. ہوائی فائر چھوڑ دیتے ہیں, یوٹیوب چینل کا چلتا نہیں ہے, گھٹیا قسم کا یہ شخص ہے. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل پہ خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.